ए वेरी गुड डे टू ऑल। माय नेम इज़ निलय पटेल और टॉपिक ऑफ डिस्कशन आज का जो रहेगा हमारा वो है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर। और एक ये 114 पेजेस की बुक है जिसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या-क्या है। तो सबसे पहले मैं हम लोग पब्लिकेशन डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो टाइटल फुल टाइटल जानना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि इस बुक का पूरा टाइटल है डीकोलोनाइजिंग द माइंड, द पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज इन अफ्रीकन लिटरेचर। और नुगी वॉन थियोंग द्वारा ये लिखा गया है। ये केनियन राइटर हैं, एकेडमिक हैं, एक्टिविस्ट हैं। और ये फर्स्ट पब्लिश 1986 में हुआ था बाय जेम्स करी लंदन में, जब ये अपने देश से बाहर थे। तो इनको फोर्सफुली अपने देश से बाहर एग्जाइल में रहना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पे उनकी गवर्नमेंट जो थी इनको सपोर्ट नहीं करती थी और वो राइटर्स के वॉइस को कट करती थी, और उनको लगता था कि राइटर्स समाज में अराजकता फैला रहे हैं, तो जिनकी वजह से एग्जाइल में रहते थे। ठीक है। जॉन क्या है, इसका नॉन फिक्शन है और एक कलेक्टेड ऑफ 4 इंटरकनेक्टेड एसेज और लेक्चर्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है। और ये जो पूरी बुक में जो लिखा गया है उसको क्या लिखा गया है, मतलब जो उनकी पूरी लाइफ की जर्नी रही है, उन्होंने क्या देखा है, क्या पाया है, वही सब बातें इस बुक में लिखी गई है। रिटन इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड आयरनी बिकॉज बिकॉज लेटर पार्ट ऑफ द करियर में वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बोलते हैं, अपने नेटिव लैंग्वेज के में बोलना करते हैं। गियो को बोलते हैं गिक्यो गिक्यो। ठीक। तो उसमें वो लिखना चालू कर देते हैं। पहले वो अंग्रेजी में लिखते थे, बट अंग्रेजी कैरीज ए पोस्ट कॉलोनियल बर्डन, सो ही स्विच टू ये जो लैंग्वेज है गिक्यो। तो ये इनके ट्राइब की भाषा है, तो जिसकी वजह से और बिकेम ए फाउंडेशनल टेक्स्ट फॉर पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज अफ्रीकन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक वर्ल्ड वाइड। और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसको जानना जरूरी है। और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि इसके बाद आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज रिटन हियर एंड हिज व्यूज। सो रिटन आफ्टर Nugi's imprisonment in 1917 to 1978 and forced exile from Kenya by the Kenyatta Moi government। अब ये फोर्स एग्जाइल क्या है, अब हम देखेंगे। जब कोई पोस्ट कॉलोनियल या पोस्ट कॉलोनियल ऐसे समझते हैं, लेट मी राइट इट। जब किसी भी देश को इंडिपेंडेंस मिलता है एक कॉलोनियल देश से, तो उसके बाद का जो पीरियड होता है वो पोस्ट कॉलोनियल पीरियड होता है। पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, अब उस पीरियड में ये हो सकता है कि जो न्यू कॉलोनिज्म आ जाए। न्यू कॉलोनिज्म मतलब इस कॉलोनियल सरकार को कोई ऐसा ट्राइब रिप्लेस करे जो उस कॉलोनियल सरकार की विचारधारा को ही कैरी करता हो। तो फिर ऐसे में क्या होगा कि ये जो जो बॉस है, जो लीडर है, वो तो कॉलोनियल सरकारों और वेस्टर्न सोचों को ही प्रमोट कर रहा है। तो इसकी वजह से उनको बहुत ही प्रॉब्लम थी, जो केनियन गवर्नमेंट है, जिसकी वजह से उन्होंने एक प्ले लिखा था। इस प्ले का नाम मेरे को याद नहीं पड़ रहा, मतलब मैं अभी बताऊँगा। कुछ मैरी करके था, व्हेनेवर आई कैन मैरी, सॉरी, व्हेनेवर आई कैन मैरी, ऐसे इस प्ले का नाम था। तो इस प्ले के बाद इस इनकी सरकार ने इनको जेल में डाल दिया, जिसकी वजह से ये फिर जब उनको देश से छोड़ के भी जाना पड़ा, और अगस्त अगस्त 2004 में ये देश में वापस आए थे। अगर इनकी लाइफ के बारे में बात करें तो कमेरीथू डिस्ट्रिक्ट जो है कॉलोनियल केन्या में ये बन हुए थे। गीक्यू इनकी डिसेंट है, मतलब द लैंग्वेज भी वही बोलते हैं। हिज फैमिली इंक्लूडेड हिज ब्रदर पार्टिसिपेटेड इन माओ अपराइजिंग। माओ अपराइजिंग क्या होता है? माओ अपराइजिंग को देखो, देखिए, केन्या को इंडिपेंडेंस ब्रिटिश सरकार से 1963 में हुआ था। तो एक माओ अपराइजिंग ये होता कि कॉलोनियल गवर्नमेंट के खिलाफ, जैसे हमारे यहाँ फ्रीडम इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इंडिया में, तो वहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट रहा होगा। तो उस मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया हुआ था, इनके भाई ने भाग लिया हुआ था, इनकी हिस्ट्री रही है। ठीक है। अटेंडेंट एलियंस हाई स्कूल, कॉलोनियल केनियन इलाइट अफ्रीकन इंस्टीट्यूशन। और इन्होंने इस स्कूल को इसलिए अटेंड किया क्योंकि इनके अंग्रेजी में अच्छे नंबर आते थे, इंग्लिश में इनके अच्छे नंबर आते थे। वहाँ पे जिसके इंग्लिश में अच्छे नंबर नहीं आते थे, नो मैटर वॉट,
मैथ साइंस में अच्छा परफॉर्म कर रहा बच्चा, ही वोंट गेट प्रमोटेड टू द गुड स्कूल। तो इंग्लिश एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया था कि अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है। ये चिन्हो अचीवे से मिले, उन्होंने अपने नॉवल की पहली ड्राफ्ट भी दी थी उनको, और उसके बाद से उनकी एक नॉवल एज ए राइटर जर्नी शुरू हुई थी। प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी, जहाँ से इनको सस्पेंड कर दिया गया था 1977 1978 के यहाँ पे, ठीक है। फिर एक्टिविज्म क्या, एक्टिव मेंबर ऑफ द कमेरेथो कम्युनिटी सेंटर फॉर फ्रॉम 1970s, ऑर्गेनाइज कम्युनिटी थिएटर एंड लिटरेरी प्रोग्राम्स इन गीक्यू लैंग्वेज, जो इसको ये प्रमोट करते थे और बोलते थे कि ये लैंग्वेज पूरे इंग्लिश इंस्टीट्यूशन, इंग्लिश एजुकेशन बोर्ड को अपने देश से रद्द कराओ और अफ्रीकन लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर वो चीज़ें करो। सो arrested in 1977 by Kenyan government and detained without a trial for a year, exiled, released in 1978 but lost his university post, निकाल दिया गया, forced into exile with his family, could not return to Kenya until August 2004। ये हो गया। इनके कुछ वर्क के बारे में बात कर लें। वीप नॉट चाइल्ड 1964 में पब्लिश हुआ था। द रिवर बिटवीन 1965 में, ए ग्रेन ऑफ व्हीट जो कि बहुत अच्छी नॉवल है। स्टोरी विद इन स्टोरी, स्टोरी विद इन स्टोरी अफ्रीकन कल्चर में भी है। ये इट्स नॉट समथिंग बोरोड फ्रॉम रशियन लिटरेचर और समथिंग लाइक दैट, ये अफ्रीकन कल्चर में भी है। इसी वजह से इन्होंने ग्रेन ऑफ व्हीट में ये चीज़ रखा है। पेटल्स ऑफ ब्लड 1977 है। एंड डेविल ऑन द क्रॉस, अब ये डेविल ऑन द क्रॉस इनकी पहली नॉवल है, जहाँ फर्स्ट नॉवल है जहाँ पे इन्होंने इंग्लिश से स्विच करके गीक्यू लैंग्वेज में चीज़ें लिखना शुरू कर दी थी। विजार्ड ऑफ द क्रो, ये सब भी इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। इजी एसेस, थिएटर एंड सिग्निफिकेंस, देखिए आई विल मैरी व्हेन आई वांट, यही जो ऐसे था, यही जो प्ले था, इसी वजह से इनका अरेस्ट हुआ और इनका ट्रायल हुआ और इनको बंद कर दिया गया, इनको बेल नहीं मिली। फिर इन्होंने 1986 में डीकोलोनाइजिंग माइंड लिखा, जिसमें इन्होंने लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा जोर डाला है कि हाउ कॉलोनियल बैगेज कैरीज थ्रू लैंग्वेज। सो मूविंग द सेंटर 1993, पेन पॉइंट्स, गन पॉइंट्स एंड ड्रीम्स 1998, फर्दर एसेस पढ़ लीजिएगा, कुछ वो नहीं है। नोबेल प्राइज़ के रेसिपिएंट रहे हैं, ठीक है। बिन वाई वॉज दिस बुक रिटन, अब ये समझना जरूरी है। पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द colonial language policy, Nugi saw firsthand in school how English mastery determined a child entire future regardless of intelligence in other subject। मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर अंग्रेजी में अगर उसको ज्ञान है तभी वो केन्या में आगे बढ़ पाता था। अगर उसको और सब्जेक्ट में ज्ञान है, अंग्रेजी में फेल हो जा रहा है, तो उसको आगे प्रमोशंस नहीं मिलती थी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट बैगेज था जिसको ये करते थे। हिस इम्प्रिजनमेंट, जो इनका इम्प्रिजनमेंट हुआ, जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि इनको बंद कर दिया गया, तो वो भी स्ट्रगल दिखाई है इन्होंने। द नैरोबी लिटरेचर डिबेट 1968, एज ए प्रोफेसर नोगी को प्रपोज्ड एबोलिशिंग द इंग्लिश डिपार्टमेंट एंड सेंटरिंग अफ्रीकन लिटरेचर। सो अब वहाँ पे जो सरकारें थीं वो वेस्टर्न लिटरेचर या वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्ट करती थी, उनके समर्थन में रहती थी, तो उनको जाहिर सी बात है कि अपने कल्चर की कोई चीज़ प्रमोट हो रही तो नहीं पसंद आएगी। तो उसके वजह से वो एक्सपीरियंसेस इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। अनाउंसमेंट ऑफ पर्सनल फेयरवेल, द बुक डिक्लेयर्स नोगीज परमानेंट डिपार्चर फ्रॉम राइटिंग इन इंग्लिश एंड स्विचिंग टू गीक्यू जो लैंग्वेज है। क्रिटिक ऑफ न्यू कॉलोनिज्म, आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमको लगता है हमें देश में आज़ादी मिल गई, नहीं कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं, जैसे मैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करूं, तो उनका मेजर पॉलिटिकल चेहरा कैसे डिसाइड हो रहा है? लोन से। जो कंट्रीज़ उनको लोन प्रदान कर रही हैं, उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, वो अपनी चीज़ों के हिसाब से वो चीज़ें कराएँगी। फिर अफ्रीका गरीब देश है, उसको और लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है, और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से अगर वो पैसे ले रहा है, तो उन्हीं के हिसाब से काम करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। कल्चरल बॉम्ब, ये इन्होंने किया था कि इम्पीरियलिज़्म से ज़्यादा बड़ा हथियार क्या है? अपने कल्चर को किसी के ऊपर इम्पोज़ करना। क्या अफ्रीकन कल्चर ब्रिटिश में जाता नहीं, ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे। इंडियन कल्चर में थोड़ा-सा पूरी तरीके से ब्रिटिश कल्चर रिफ्लेक्ट करता है। लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, जिस लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हो, वो अंग्रेज़ी है। और जो वेस्टर्न
वर्शिप जो है, ये कहाँ से आया? सब हमारी सोच को, हमारे कल्चर को दबाया गया है, तभी तो आ रहा है। कॉल टू अफ्रीकन राइटर्स, ही वांटेड टू इंस्पायर a group of young generation of writers कि भाई switch to your local language and demolish everything that is colonial। हमारे प्रधानमंत्री भी बात करते रहते हैं कि अगर कुछ वो बड़ा चीज़ कर लेते हैं जो ब्रिटिश सरकार के दौर से चलता आ रहा है, तो उसको वो बैगेज यही उसके बैगेज को हटाते हुए यही मानते हैं कि नाउ वी आर इन द ट्रू प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजिंग आवरसेल्फ। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सेटिंग ऑफ द स्टेज। अब बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884 में हुआ था। 1884 में बहुत सारे देश मिले और ये डिसाइड किए कि कौन सी कंट्री, जैसे पोर्टुगल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, सब बेल्जियम, सब ये गए और ये डिसाइड किए कि कौन जाके किस अफ्रीकन कंट्री को रूल करेगा। ठीक है। टू फेज ऑफ कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजर्स पहले लैंड को सीज करेंगे, वहाँ पे अपनी मिलिट्री फोर्स जमा के लोगों पे आतंक मचा के उस लैंड को एक्वायर करेंगे। फिर अगर वो छोड़ते भी हैं तो अपना एक कॉलोनियल बैगेज कैरी करेंगे। फिर दूसरा है कि जैसे कि अल्थुसर बात करता है स्टेट अपैरेटस की, तो बहुत सारी चीज़ों से हेजमनी और आइडियोलॉजी कैसे फैलती, स्कूल और इंस्टीट्यूशन से भी फैलती है। अगर स्कूल और इंस्टीट्यूशन में वही शिक्षा मिलेगी जो एक कॉलोनियल थॉट धीरे-धीरे बनाना चाहता है, तो वही हम पढ़ेंगे, वही हम सुनेंगे और वही हमारे दिमाग में जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, फ्रेंच फैनोन की एक किताब है कि हमारा चेहरा ब्राउन है, इंडियन है या अफ्रीकन है, लेकिन हमारा जो सोच है वो व्हाइट है। तो ठीक, द माओ अपराइजिंग जो मैंने बात किया केनियन इंडिपेंडेंस की, केनियन इंडिपेंडेंस 1963 में हुआ। हालाँकि ब्रिटिश ने पुल आउट कर लिया केन्या से, बट एक कॉलोनियल बैगेज जो चलता रहा, न्यू कॉलोनिज़्म के दौर में वो चलता रहा। अफ्रीकन राइटर डिबेटेड वेदर टू राइट इन यूरोपियन और अफ्रीकन लैंग्वेजेस, और इनके अरेस्ट की जो कहानी है इस प्ले के बारे में, ये सब चीज़ें। अब चैप्टर डिटेल्स इन समरी पढ़ते हैं। पहले तो प्रीफेस पढ़ लेते हैं। रिटन इन ऑकलैंड यूनिवर्सिटी, न्यूजीलैंड, Nugi connects his Kenyan experience to that of Maori people of New Zealand, both indigenous people whose culture were suppressed by British colonialism. So Maori people, जैसे कि रेड इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में और मयूरी पीपल्स न्यूजीलैंड की, ये बहुत पहले से वहाँ रहते थे, लेकिन जब कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, ब्रिटिशर्स वहाँ पहुँचे, तो इन्होंने इन लोगों को प्रताड़ित करा। इनके पास मॉडर्न वेपन्स थे, तो इन्होंने इन लोगों को डिस्प्लेस किया और अपना वर्चस्व जमाया। तो इस वजह से Nugi stresses he is not critiquing individual African writer who write in English. He is mooring a structural, systematic new colonial situation. So ये न्यू colonial situation को वो कर रहे हैं। अगर तुम अंग्रेजी में लिख रहे हो और तुम देश के हित के बारे में बात कर रहे हो और थोड़ा सा भी लाइक रसीदी टॉक्स अबाउट द चटनिफिकेशन ऑफ द इंडियन लैंग्वेजेस, तो ठीक है, तुम देश के हित के बारे में बात कर रहे हो। वो बस इस न्यू colonial situation पे ही लिखना चाह रहे हैं। द थेफ्ट आर्गुमेंट। In 18th 19th century, Europe physically stole Africa's art treasures to fill European museums. अब यहाँ के सामान उठा के यूरोपियन म्यूजियम में चले गए। In 20th century, Europe is still stealing not resources but stealing the minds of the people. अफ्रीकन इंटेलेक्ट से दूर करना, ये भी एक प्रकार की चोरी है। लैंग्वेज प्रैक्टिस वर्सेस लैंग्वेज पॉलिसी। नुगी क्लैरिफाइज दैट द book is about African writers actually do not about actual writers actually do write in colonial language, not about the official government language policies. See, Mungi argues that all collective work, including his own, is a product of collective history, not individual genius. Even the words we carry are collective histories. हर एक चीज़ हमारे हर एक चीज़ जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो कह रहे हैं, जो मैं बातें कर रहा हूँ मेरी खुद की सोच नहीं, ये कलेक्टिव है। ये कलेक्टिव सोच है एक कम्युनिटी की। अफ्रीका नीड्स, ही कंक्लूड्स द प्रीफेस विद ए कॉल फॉर अफ्रीका टू रिक्लेम इट्स इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड इट्स राइटर्स। सो फ्रेमवर्क ऑफ द बुक। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। टुवर्ड्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ स्ट्रगल। अफ्रीका रियलिटी इज सेव्ड बाय स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस। पहला, द इम्पीरियलिस्टिक ट्रेडिशन, जो इम्पीरियलिस्टिक ट्रेडिशन है, और रेजिस्टेंस ट्रेडिशन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इम्पीरियलिस्टिक सोच के को बढ़ावा देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको रेजिस्ट करते हैं। तो दो सोचों से ये चीज़ें पूरी अफ्रीका की रियलिटी बनी हुई है। द इम्पीरियलिस्टिक ट्रेडिशन, जो इम्पीरियलिस्टिक ट्रेडिशन इज मेंटेन बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन
मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, आईएमएफ इन जो फंड्स देती हैं अफ्रीका को, और कंट्रोल करती हैं क्योंकि वो पैसे उधार में दे रही हैं तो अपने हिसाब से चला सकती हैं। और दूसरा है जो रूलिंग वर्किंग क्लास जिनके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है, वो इस ट्रेडिशन को, इस अमीरी को और इस एरिस्टोक्रेसी को अपोज़ करते हैं, ठीक है? द रेजिस्टेंस ट्रेडिशन इज़ कैरिड बाय द पीजेंट्री, अ, उम, अ, मतलब पीजेंट्री, ये जो बोला अर्बन वर्किंग क्लास, प्रोलेटरिएट्स एंड पैट्रियोटिक स्टूडेंट्स, द कल्चरल बॉम्ब। नुगीस मोस्ट फेमस कॉन्सेप्ट है कि द बिगेस्ट वेपन ऑफ इम्पीरियलिज्म इज नॉट द गन बट कल्चरल अटैक दैट डिस्ट्रॉयज पीपल बिलीफ इन देयर ओन नेम्स, लैंग्वेज, इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, यूनिटी एंड अल्टीमेटली देमसेल्व्स। अगर हमको किसी को कॉलोनाइज करना है तो उनकी सोच को मिटाना पड़ेगा, और सोच को ऐसे नहीं, बट सोच को मिटाने के लिए दो तीन चीज़ें होती है। तो मैं गन पॉइंट में कोरोसिव तरीका अपनाऊं कि भैया मैं तुमको बंदूक से मार दूँगा, नहीं तो तुम मेरा बात मानो, या तो दूसरा तरीका है लॉन्ग टर्म के लिए मैं क्या करूँ, उसके अंदर मैं शुरू से एक सोच पैदा करते जाऊँ, सोच पैदा करते जाऊँ। इंसेप्शन देखा है? इंसेप्शन टाइप का वही हो रहा है यहाँ पे। ड्रीम के अंदर ड्रीम घुसा के एक आइडियोलॉजी बनाते जा रहे हो। तो ये भी चीज़ कह रहे हैं कि इसकी वज़ह से क्या होगा, तुम अपनी ओन सेल्फ को भूल जाओगे, अपनी लैंग्वेज को भूल जाओगे, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, यूनिटी, अल्टीमेटली तुम एक पुतले बन जाओगे जो व्हाइट लोगों का मुरीद है। हुँ। Effects of the cultural bomb. Colonized people are made to feel that their past is a wasteland of non-achievement. देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, wasteland of non-achievement. They are made to identify with the foreign languages and the culture rather than the, हमें उनको foreign languages के बारे में बताया जाता है rather than उनको culture, उनको अपने खुद के कल्चर के बारे में। The book centers theme taken from a poem by Guyanese poet Martin Carter. Ordinary people who do not sleep to dream but dream to change the world, कनेक्टिंग अफ्रीकन स्ट्रगल टू ऑल ऑप्रेस्ड पीपल। ये ग्लोबल है, ग्लोबल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक स्ट्रगल रहा है, अम, अपने ऊपर से एक कॉलोनियल शैडो हटाने के लिए। तो वो क्या है, कहते हैं कि स्लीप टू ड्रीम बट ड्रीम टू चेंज द वर्ल्ड, हु डू नॉट sleep to dream but they dream to change the world. Imperialism in total, its economic, political, military, cultural and psychological dimension. Even African countries depend on IMF to form an organizing imperialism, जो मैं लोन की बात कर रहा था। The language of African literature। अब देखिए यहाँ पे चैप्टर 1 की बात करते हैं। द सेंट्रल आर्गुमेंट दैट यू कैन नॉट डिस्कस अफ्रीकन लिटरेचर विदाउट डिस्कसिंग द सोशल फोर्सेस दैट मेक द लैंग्वेज अ पॉलिटिकल इश्यू। हाँ, ठीक है। हम किसी भी लिटरेचर को ऐसे नहीं डिस्कस कर सकते। वहाँ के सोशल फोर्सेस की तो बात हमें करनी ही चाहिए। उस देश में क्या विवाद है, क्या चीज़ है, उसकी बात तो हमें करनी पड़ेगी। बर्लिन कॉन्फ्रेंस की जो मैंने बात की थी, वहाँ पे डिसाइड कर लिया गया कि भाई कौन किसको रूल करेगा, बिना अफ्रीका कंट्रीज़ को पूछे, बताए। ये तो रूल कर लिया गया कि वहाँ पे कौन कौन रूल करेगा। एजुकेशन एज ए colonial weapon, तो colonial school taught indigenous African that European languages values the way of life were civilized, and यहाँ पे एक civilized और uncivilized की बात चलती है, बारबरिक चीज़ों की बात चलती है। तो अफ्रीकन एजुकेशन ने यही फैलाया कि भाई तुम्हारा जो चीज़ है, तुम्हारा जो भाषा है, अफ्रीकन लैंग्वेजेस हैं, वो एक सिविलाइज्ड नहीं है और बारबरिक हैं, और हम जो हैं, हमको इस पूरे संसार का ठेका मिला हुआ है कि हम सब तुमको तुम्हारे समाज सुधारेगा तो हम समाज सुधार करेंगे। Nugi's personal example, a classmate who had a distinction in every subject except English was made to fail the entire exam and became a bus company worker। देखिए वो सब में पास था, सब में अच्छे नंबर आए थे, लेकिन इंग्लिश में फेल था तो उसको बस कंपनी वर्कर हो गया था। और ये बस एग्ज़ाम को बेयरली पास किए थे, लेकिन इनके पास इंग्लिश में क्रेडिट था, तो इनको हायर एजुकेशन केन्या में मौका मिला पढ़ने का। इंग्लिश इज़ ए मैजिक फ़ॉर्मूला। यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस एग्ज़ाम का इंग्लिश एक मैजिक फ़ॉर्मूला है, जिसके पास इंग्लिश में ज़्यादा क्रेडिट है, क्रेडिट चलता था पहले इंग्लिश में, वो कहीं भी चला जाएगा, किसी भी रोल पे चला जाएगा। लेकिन जिसके पास अपने कल्चर के बारे में नॉलेज, जिसके पास अदर सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, उस केनियन कॉलोनियल गवर्नमेंट में वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। 3 एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, नॉन वर्बल, कलेक्टिव हैबिट्स, रिचुअल एंड ट्रेडिशन, एंड स्पोकन मिरर एंड colonial alienation। ठीक, forcing the child to live in a foreign language create a permanent disconnect between the child's body's community and sense of self। The child's natural world is described and valued only through another people's world। So the petty bourgeois and African literature. After independence, it was English-educated African middle class who became writer, politician, and business leaders. Using European languages, literature written in European languages gave this class international prestige, political power in business, and cultural frame of a reference to confront European racism। ये बोल रहे हैं कि आफ्टर
इंडिपेंडेंस ऐसा कुछ बदलाव नहीं आया, वो वही लोग थे जो इन सरकारों को मदद करते थे, इन सरकारों के मुरीद थे, वही पॉलिटिशियन बने, वही राइटर बने, वही अंग्रेजी में लिखे, उन्हीं को अवार्ड मिला, उन्हीं को सम्मानित मिला। कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरी नहीं हुआ। हालाँकि ये भी ऐसे ही लिखते थे बट बाद में उन्होंने एक रिनाशा आया, इनके में चेंज आया जो उन्होंने GQ लैंग्वेज में शिफ्ट कर लिया। द peasantry and working class preserved African language while the elite wrote in English, French. Ordinary people kept language alive through oral tradition। ये कह रहे हैं कि जो नीचे वर्ग के लोग थे, जो वर्कर थे, पीजेंट थे, जो मज़दूरी करते थे, उन्होंने इस ओरल ट्रेडिशन को बरकरार रखा, जो कि जो बुर्जुआ थे, अपर सोसाइटी में थे, वो उसको इस लैंग्वेज को अपने आप के ऊपर एक घिन्ना मानते थे। तो इस वजह से घिन मानते थे, तो ये आगे इस लैंग्वेज को नहीं बढ़ाते थे। तो Ngugi's challenge to African writers: we have always complained about neo-colonial economic and political relations to Euro-American, but by continuing to write in the foreign language, we are not able to cultural level continuing the new colonial slavism। बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जिसकी वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका, सी what is the difference between politician who says Africa cannot do without imperialism and writer who says Africa cannot do without European languages? बात तो सही है, अफ्रीका कुछ नहीं कर सकता एक लैंग्वेज की वजह से, अफ्रीका कुछ नहीं कर सकता एक इम्पीरियलिज्म की वजह से। तो हमें वो वही चीज़ कह रहे हैं कि कॉलोनियल चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट हैं। फिर चैप्टर 2 में द लैंग्वेज ऑफ अफ्रीकन थिएटर, कमरीथू कमरीथू कम्युनिटी सेंटर में क्या हुआ था, ये जो था ये ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश के टाइम पे बनाया गया था ये कम्युनिटी सेंटर। और मैं बताता हूँ क्यों बनाया गया था कि जब यहाँ पे माओ माओ अपराइजिंग हो रहा था तो गोरिल्ला फाइटर्स थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो कुछ विलेजर्स क्या करते थे, उनकी मदद करते थे कि भाई खाओ पियो और लड़ो मेरे देश के लिए। तो हुआ ये कि ये कम्युनिटी सेंटर्स कुछ बनाए गए जहाँ पे विलेजर्स को प्रोटेक्टेड रखा जाता था कि उसकी उन लोगों की मदद ना कर पाएँ और कोई अपराइजिंग ना हो। तो ये चीज़ है। अब थिएटर के रूट्स को बताते हैं कि वो बोल रहे हैं कि थिएटर ऐसा नहीं है कि कोई यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, हमारे अफ्रीकन लिटरेचर में भी पहले से ही थिएटर चलता आ रहा है। तो एग्जांपल देते हैं कि ए GQ सेरेमनी हेल्ड एवरी 25 ईयर्स टू ट्रांसफर पॉलिटिकल पावर बिटवीन जनरेशन इन्वॉल्विंग मंथ्स ऑफ फास्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग एंड ड्रामेटिक प्रोसेशंस। ये बता रहे हैं कि बहुत कल्चरली इंग्रेंड है, ये कोई थिएटर है जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप से नहीं आया है। इस रिवोल्यूशनरी अप्रोच इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑडिशंस एंड रिहर्सल्स प्राइवेटली द यूरोपियन मॉडल, ये देखो सिंपल सी बात है कि इंग्लिश स्टेज थिएटर कैसे काम करता है, अभी भी कोई थिएटर कैसे काम करता है, वी विल डू मंथ्स ऑफ रिहर्सल एंड फाइनली वी विल परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, बट ही इज सेइंग दैट नो, this culture doesn't work like that. We are performing with an open group of people and they say whatever they feel like. If they want to improve something in the performance, they will come there and improve, and they will say that you're not performing like that, you can perform like this. So it's a continuous ongoing process। ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। द इफेक्ट ऑफ द कम्युनिटी, पीपल आइडेंटिफाई विद द एक्टर्स बिकॉज देयर डेवलपमेंट वाज अ कलेक्टिव अचीवमेंट एंड परफेक्शन वाज थस सोन टू बी अ प्रोसेस, अ हिस्टोरिकल सोशल प्रोसेस, द परफॉर्मेंस बिलोंग टू द एवरीवन। सो इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस हो रही है वो सबके अंदर जा रही है, सबको लग रहा है कि भाई मेरा इनपुट है, अरे मैंने बोला था ऐसे, ये अपनापन आ रहा है। सो द एक द ट्रायल ऑफ डीडन किमाथी विथ मिस रॉय मूगो, इन्होंने एक प्ले लिखा था माओ माओ हीरो के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। तो ये बस ये याद कर लीजिएगा, ये जो कौन सा प्ले है किसके साथ लिखा था और किसके बारे में था, माओ माओ अपराइजिंग के बारे में था। तो फिर तो अब चैप्टर 3 में आते हैं, तो चैप्टर 3 को देख लेते हैं। Opens with imprisonment, Nugi begins by describing his detention as a chair of literature and assistant professor at the University of Nairobi. A prison superintendent warns him writing any novels in Gyokyo. The warning convinces him that writing in his native language is actually what he must do. Why imprison a writer? The purpose of neocolonial regime is imprisoning a writer is to isolate the writer from the people, cutting off communication between the intellect and the community by breaking the individual. So मैं बता रहा हूँ क्या हुआ कि जब इनको जेल में बंद कर दिया गया तो इन्होंने टॉयलेट पेपर पे एक नोवेल लिख दी, लेकिन वहाँ का सुपरिटेंडेंट जो था, पुलिस जो था, वो बोलता था कि नहीं तुम अपने इस भाषा में इंग्लिश के अलावा नहीं लिख सकते। इनको बोला गया था। तो फिर वही बोल रहे हैं, वही कह रहे हैं कि अरे इस न्यू कॉलोनियल रिजीम में ये हो रहा है कि एक राइटर को आइसोलेट कर दिया जा रहा है, उसको अपने विचारों को रखने की कोई ऐसा
कोई चीज़ है ही नहीं कि वो अपनी विचारों को रख पाए। ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। तो हर एक कम्युनिकेशन को कट ऑफ किया जा रहा है। तो ये चीज़ है। Two historical obstacle to the African novel: printing press, publishing houses, and educational context were all controlled by missionaries and colonial administration. अब जो नॉवेल्स वहाँ पे पब्लिश हो रही हैं, जो जो जिनको वो कंट्रोल कर रहा है, वो कौन है? वो मिशनरीज हैं, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वो अपनी लैंग्वेज को ही प्रमोट करेंगे, जाहिर सी बात है। कोई ऐसी लैंग्वेज को प्रमोट नहीं करेंगे जो उनको नहीं समझ में आए, जो जो अफ्रीकन कल्चर के बारे में हो। तो सीधी सीधी सी बात है। फिर हम आते हैं यहाँ पे दूसरे चीज़ की बात करते हैं, तो अफ्रीकन स्टोरी टेलिंग ट्रेडिशन। क्योंकि ऑब्जर्व दैट इन द एक्चुअल African speech and community life, people happily accept non-linear narratives, digression, interruption, stories within stories. This is different from the linear European novel form, the story within a story. So ये हाईलाइट करें कि हमारे यहाँ ना नॉन लीनियर फॉर्म नहीं है, स्टोरी विद इन स्टोरी है, ठीक है, और अफ्रीकन कल्चर में है। तो एक ग्रेन ऑफ वीट जब उन्होंने लिखा, तो उन्होंने इसको अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने स्टोरी विद इन स्टोरी के फॉर्म में लिखा। राइटिंग इन GQ, Nuki's GQ's novel sold more copies than the publisher predicted and was translated. फिर यहाँ पे देखेंगे कि the quest for relevance क्या है? The Nairobi literature debate, a university proposed to revitalize the literature department, triggered a radical counter proposal from 3 African lecturers to abolish the English department as constituted and replace it with the department center on African literature languages. मतलब वही है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट को बंद करके अपने लोकल लैंग्वेजेस अफ्रीकन लिटरेचर को प्रमोट करके एक डिपार्टमेंट बनाया जाए। द सेंट्रल क्वेश्चन: इफ देयर इज ए नीड फॉर ए स्टडी ऑफ हिस्टोरिक continuity of a single culture, why can't this be African? Why can't this be African literature be at the center, so that we can view other culture in relationship to it? A complete reversal of the colonial framework. अब हम क्या करते हैं ना, ब्रिटिश लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से हम दूसरे कल्चर को देखते नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ाएंगे और उसके रेट्रोस्पेक्ट में दूसरे कल्चर को हम देखेंगे। तो ये यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वो बात कर रहे हैं। तो एक अलग तरीका होगा देखने की, जो सही में राज नहीं आएगा लोगों को, जो कि राज नहीं आएगा लोगों को, ठीक है। यूरोपियन the English syllabus has colonial tool. English department taught African students Shakespeare, Milton, Spenser, T.S. Eliot, F.R. Lewis, an entirely European canon. Students spent seminars dissecting moral significance in Shakespeare's punctuation, while African literary tradition went untaught. अब अफ्रीकन नॉवेल्स पे रिसर्च होती है, अब इनके कल्चर की बात की जाती है। जब इनका दौर था तो नॉर्मल ट्रेडिशनल रिसर्च होती थी, वही मिल्टन पे कर रहे हो, शेक्सपियर पे कर रहे हो, कुछ नया नहीं आ रहा है। तो वही बात करते थे कि अफ्रीकन कैनन को देखो यार, अफ्रीकन फोकलोर को देखो, अफ्रीकन ओरल ट्रेडिशन को देखो, उसमें रिसर्च करो, अपने कल्चर को समझो। यूरोपियन लिटरेचर एंड इट्स लिमिट, 3 कैटेगरीज। ह्यूमनिस्ट लिटरेचर पोर्ट्रेट्स अफ्रीका एज एक्सोटिक, स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल अदर्स। यहाँ पे अदर की बात करती है, अदरिंग हो रहा है। तो जो ब्रिटिश कैनन है उसने लिटरेचर को अदर की तरह यूज किया कि एग्जोटिक है, मिस्टिकल है। सेकंड, पैटर्नलिस्टिक लिबरल लिटरेचर, सिंपैथेटिक बट स्टिल यूरोसेंट्रिक इन वर्ल्ड वाइड। थोड़ी सिंपैथेटिक फीलिंग है बट स्टिल यूरोसेंट्रिक विचारधारा है उसमें। ओपनली रेसिस्ट लिटरेचर, अफ्रीकन are either good, those who cooperated, or bad, those who resisted. The racist portrayal pattern in every racist, इन्होंने बहुत क्या बोलते हैं, बहुत ही बुरा भला और बोला था किसको, जोसेफ कॉनराड को, उनके एक नोवेल को, द हार्ट ऑफ डार्कनेस को। जैसे उन्होंने जोसेफ कॉनराड ने जैसे अफ्रीकन पीपल को नोवेल में प्रोजेक्ट किया है। सो in overtly racist colonial literature, the good African who collaborates with the colonizer is showing us strong, intelligent, and beautiful. The bad African who resists occupation is showing us ugly, weak, cowardly, scheming. African children reading these were taught to identify with colonialism and कुछ तो भाई मतलब ये मतलब colonial thought को अफ्रीकन लिटरेचर बताती थी और वहाँ के लड़के यही सीखते थे। मतलब कि जो
कंपनी के साथ है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ है, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के साथ है, वही अच्छा अफ्रीकन है, जो अगेंस्ट है वो अगली है, बेकार है। ये सब चीज़ें, ये कुछ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, फालतू में लेक्चर लंबा होगा। वही चीज़ें हैं जो मैंने वहाँ ऊपर बताई थी, एवरीथिंग विल रिपीट इटसेल्फ। मैं आप बोलूँगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इनफ टाइम देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए, थीम्स देख लीजिए। जो ऊपर चीज़ें मैंने बताई हैं वो इसमें सेम रिफ्लेक्ट करेंगी, एग्ज़ाम पर्पज़ से आप इसकी रीडिंग लगा सकते हो बस। ठीक है, थैंक यू, और मैं यहीं पे अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू अगेन, और इफ यू लाइक द लेक्चर देन यू कैन फॉलो दिस चैनल एंड होप इट हेल्प्स यू।